स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पहाड़ों के बारे में। अब देखिए, आपको शायद लग रहा होगा कि पहाड़ बस सुंदर होते हैं, राइट? लेकिन जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हमारे देश का लगभग 10.7% हिस्सा ऊंचे पर्वतों से ढका है और 18.6% हिस्सा पहाड़ियों से। ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक ढाल है। हमारा पूरा क्लाइमेट, हमारी नदियां, सब कुछ लिटरली इन्हीं पर टिका है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, और सच कहूं तो ये थोड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, हिमालय की उन कड़कड़ाती ठंड वाली बर्फ से ढकी चोटियों पर समुद्री जीवों के फॉसिल्स यानी जीवाश्म कैसे पहुंचे? मतलब दुनिया की छत पर समंदर के जीव, कोई जादू तो नहीं है। इसके पीछे छिपी है करोड़ों साल पुरानी टेथिस सागर की कहानी। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हिमालय का जन्म देखेंगे, फिर उसकी अलग अलग रेंजेस को समझेंगे, उसके बाद थोड़ा नीचे आकर मध्य और दक्षिणी पहाड़ों की बात करेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरत पहाड़ियों से होते हुए अंत में देखेंगे कि आज के समय में इन पहाड़ों के सामने क्या नई चुनौतियां हैं। तो चलिए उस समंदर वाले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हुआ कुछ यूं था कि करोड़ों साल पहले हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे की तरफ खिसक रही थी। अब इन दोनों के बीच में था एक बहुत बड़ा समंदर, टेथिस सागर। जब ये दो विशाल प्लेटें आपस में टकराईं तो सोचिए कितना भयंकर दबाव बना होगा। इसी भयंकर प्रेशर की वजह से उस समंदर के तल का सारा मलबा सिकुड़कर ऊपर उठने लगा, और बस उसी मलबे से बने हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी आज का हिमालय। तो बेसिकली जो हिस्सा कभी समंदर के नीचे था वो आज सबसे ऊंची चोटी है ना कमाल की बात? चलिए अब इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं, हिमालयी श्रेणियों को डिकोड करना, वो भी उत्तर से दक्षिण के क्रम में। इसमें हम मुख्य रूप से 4 समानांतर श्रेणियों की बात करेंगे: ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। अब इन पहाड़ों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखना, सच बताऊं तो अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की और सिंपल ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखिए, काला जब पा, का से हो गया काराकोरम, ला से लद्दाख, ज से जास्कर और पर से पीर पंजाल। बस हो गया याद। इस एक छोटे से फॉर्मूले से आप इनका सही क्रम कभी नहीं भूलेंगे। और अगर हम इन पहाड़ों के साइज की बात करें तो जरा इसे ऐसे समझिए। दक्षिण भारत यानी हमारे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामोडी, जो करीब 2695 मीटर ऊंची है। काफी ऊंची है, राइट? केटू चोटी 8611 मीटर की है, और महान हिमालय का माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर से भी ज्यादा, मतलब अनामोडी से 3 गुना से भी ज्यादा ऊंचे। ये स्केल लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अच्छा, अब थोड़ा बर्फ से नीचे उतरकर लघु हिमालय की घाटियों में आते हैं। कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में एक बहुत ही खास चीज पाई जाती है, करेवा। ये कोई आम मिट्टी नहीं है, ये एक बेहद उपजाऊ मिट्टी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन केसर यानी जाफरान उगाने के लिए मशहूर है। और हाँ, इसी इलाके में आपको मखमली घास के बड़े बड़े मैदान भी मिलेंगे, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहा जाता है। पहाड़ों को समझने का एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है। भूगोलविद्ता सर सिडनी बुराड ने क्या किया कि उन्होंने हिमालय को नदियों के हिसाब से बांट दिया, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए। जैसे सिंधु से सतलज नदी के बीच के हिस्से को उन्होंने कहा पंजाब या कश्मीर हिमालय। फिर सतलज से काली नदी तक हो गया कुमाऊं हिमालय। काली से तीस्ता नदी के बीच है नेपाल हिमालय, जो वैसे सबसे लंबा हिस्सा है। और आखिर में तीस्ता से दिहांग नदी तक असम हिमालय। ये तरीका असल में हमें बताता है कि नदियों और पहाड़ों का रिश्ता कितना गहरा है। अब हम हिमालय की बर्फीली दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली चर्चा है मध्य और दक्षिणी भारत के पर्वत, जो हमारे प्राचीन जल विभाजक हैं। यहां एक नंबर पर गौर करते हैं, 1722 मीटर। अब आप सोचेंगे कि हिमालय के 8000 मीटर के सामने ये क्या है? दरअसल ये गुरु शिखर की ऊंचाई है, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, अरावली कोई नया पहाड़ नहीं है, ये भारत का सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन काल का पर्वत है। करोड़ों सालों की हवा, बारिश और मौसम की मार ने इसे घिस घिस कर अब सिर्फ एक रेसिडुअल माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत बना दिया है। कभी ये भी बहुत ऊंचे हुआ करते थे। मध्य भारत में एक और कमाल की भौगोलिक संरचना है रिफ्ट वैली, जिसे हम भ्रंश घाटी भी कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच अचानक से जमीन धंस जाए और एक गहरी खाई बन जाए।
विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच बिल्कुल ऐसी ही एक घाटी है जिसके बीच से हमारी नर्मदा नदी बहती है। और ये जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं ना, ये एक तरह से भारत की एक मजबूत दीवार हैं जो उत्तर और दक्षिण भारत के पानी को अलग अलग दिशाओं में बांटने का काम करती हैं। चलिए अब थोड़ा भारत के समुद्री तटों की तरफ चलते हैं। यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। पश्चिमी घाट को देखिए, वो एकदम लगातार बिना टूटी हुई एक लंबी सी दीवार की तरह है। ये दुनिया के सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी घाट, वो बीच बीच में से बहुत ज्यादा कटा फटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि महानदी गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी और ताकतवर नदियों ने अपने तेज बहाव से इन पहाड़ों को जगह जगह से काट दिया है। जब हम भारत के नक्शे में बिल्कुल दक्षिण की तरफ जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां ये पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर आपस में मिल जाते हैं, जैसे दो पुराने दोस्त गले मिल रहे हों। इसी जगह को हम नीलगिरी की पहाड़ियां या ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। और यहीं से अगर आप और नीचे जाएंगे तो आपको अन्नामलाई और बिल्कुल आखिर में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियां मिलेंगी। चलिए अब रुख करते हैं भारत के पूर्वोत्तर हिस्से का। हमारी अगली चर्चा है नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों पर, जिन्हें हम सच में बादलों को पकड़ने वाली पहाड़ियां कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में, खास तौर पर मेघालय में, प्रकृति का एक बहुत ही गजब का डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ की गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ियां कुछ इस तरह से खड़ी हैं कि वो मिलकर एक फनल यानी कीप जैसी शेप बना लेती हैं। अब होता क्या है कि जब मानसून के बादल यहाँ आते हैं तो वो इस फनल के अंदर बुरी तरह फंस जाते हैं और नतीजा, वो सारा पानी वहीं बरस जाता है। लिटरली यही वो वजह है कि मेघालय के मासिनराम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। एकदम परफेक्ट नेचुरल वाटर कैचमेंट सिस्टम। अब इतने ऊंचे और विशाल पहाड़ों को पार करना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। यहीं पर काम आते हैं दर्रे या माउंटेन पासेस। ये पहाड़ों के बीच बने संकरे प्राकृतिक रास्ते हैं। हजारों सालों से यही हमारे व्यापार और सफर का जरिया रहे हैं। उत्तर में आप जोजिला और शिपकिला को देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को चीन से जोड़ने वाला नाथुला, या फिर दक्षिण में केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला पालघाट दर्रा। ये दर्रे असल में वो छोटे छोटे दरवाजे हैं जो इन विशाल पहाड़ों के आर पार जाने का रास्ता देते हैं। और दर्रों के अलावा इन पहाड़ों पर एक और बहुत ही अहम चीज मौजूद है, हमारे विशाल ग्लेशियर, बर्फ की ये बड़ी बड़ी नीली नदियां। देखिए, सियाचिन, गंगोत्री या जेमू जैसे ग्लेशियर सिर्फ बर्फ के ठंडे मैदान नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये हमारे मीठे पानी के वो विशाल भंडार हैं जहां से हमारी गंगा और यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियां निकलती हैं। आप खुद सोचिए, अगर ये ग्लेशियर ना हो तो हमारे पूरे उत्तर भारत के मैदान तो सूख ही जाएंगे। और ग्लेशियर्स की इसी बात से हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंचते हैं, जलवायु और आधुनिक चुनौतियां। ये विशाल पहाड़ अब एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आज के समय में हमारे पहाड़ों के सामने कई बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स बहुत ही डरावनी स्पीड से पिघल रहे हैं। हालांकि सरकार ने उन्हें बचाने के लिए कई मिशंस भी चलाए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें नेशनल सिक्योरिटी और लोगों की सहूलियत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, जैसे चारधाम ऑल वे द रोड हो गई या इंजीनियरिंग का मास्टरपीस हमारी अटल टनल। तो बेसिकली हम पर्यावरण को बचाने और ज़रूरी विकास करने के बीच एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटों के भयंकर टकराव से जो पहाड़ पैदा हुए, जिन्होंने मौसम की हर मार झेली, आज वो पहाड़ इंसानों द्वारा फैलाई गई ग्लोबल वार्मिंग के सामने इतने कमजोर और नाजुक कैसे पड़ गए? प्रकृति की इस अपार ताकत और आज के समय में उसकी संवेदनशीलता को समझना ही शायद हमारा अगला सबसे अहम कदम होना चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।